नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित बड़े भाई साहब पाठ के पहले चरण में हमने देखा कि बड़े भाई साहब जो छोटे भाई से महज 3 दर्जे आगे थे, अब वो सालाना इम्तिहान में फेल होने के कारण केवल 2 दर्जे आगे रह गए थे। अब छोटा भाई 6ठी कक्षा में और बड़ा भाई 9वीं कक्षा में आ गए थे। अब जो बड़े भाई साहब ने छोटे भाई के सामने बड़ी कक्षा का अर्थात 9वीं कक्षा का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसके डर के कारण छोटे भाई का पूरा ध्यान अब पढ़ाई में लगा रहे थे वे अपना ध्यान, लेकिन खेलकूद से उनका ध्यान पूरी तरह से विचलित नहीं हुआ था। खेलकूद और पढ़ाई दोनों चीज़ें वो साथ में करने का प्रयास कर रहे थे। अब अगली कक्षा के सालाना इम्तिहान आए। अब सालाना इम्तिहान के बाद पुनः जो नतीजे थे वो चौंका देने वाले थे, और इस बार भी संयोग से ये हुआ दोस्तों कि बड़े भाई साहब प्राणांत तक मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो गए। प्राणांत तक, प्राण लेने तक, अर्थात उन्होंने अत्यधिक मेहनत की। इस चीज़ का एहसास छोटे भाई को भी था कि बड़े भाई ने अत्यधिक मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े भाई फेल हो गए और छोटे भाई फिर से इस बार न जाने कैसे कक्षा में अव्वल आ गए। छोटे भाई विशेष तौर पर यहाँ कहते हैं कि मैंने इस बार सचमुच ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, लेकिन शायद मेरी तकदीर बुलंद है, इसलिए मैं इस बार फिर से कक्षा में प्रथम आ गया। और छोटे भाई कक्षा में प्रथम आते हैं और बड़े भाई इतनी मेहनत के बावजूद भी कक्षा में फेल हो जाते हैं। जब ये नतीजे बड़े भाई को पता चलते हैं तो वे बुरी तरह से रोने लगते हैं, और उन्हें देखकर छोटे भाई भी रोने लगते हैं। दोनों भाई बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगते हैं। इस समय छोटे भाई को ऐसा महसूस होता है कि जैसे पास होकर उसने कोई अपराध कर दिया हो। इससे तो अच्छा होता कि वो भी बड़े भाई की तरफ फेल हो जाते, तो शायद उन दोनों को भी इतना दुख नहीं होता। अब देखिए दृश्य थोड़ा बदल जाता है। छोटे भाई के मन में थोड़ा सा एक कपट भाव आता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और अगले साल पुनः यदि बड़े भाई फेल हो जाते हैं और मैं अगली कक्षा में पहुंच जाता हूं, तो फिर बड़े भाई और मेरे अंदर एक ही कक्षा का अंतर अर्थात अंतर नहीं रह जाएगा, और फिर वो उन्हें इतनी घुड़कियाँ न सुना सकेंगे, डांट न सुना सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी एहसास है दोस्तों कि वो जो कक्षा में अव्वल आ रहे हैं वो उसका पूरा श्रेय वे बड़े भाई को ही देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने उसे इतनी डांट डपट न लगाई होती तो वे इस वर्ष भी कक्षा में इतने अच्छे अंकों से पास नहीं हो पाते। अब बड़े भाई भी थोड़ा समझ रहे थे कि शायद उनकी बुद्धि थोड़ी क्षीण है और छोटे भाई थोड़े ज़्यादा होशियार किस्म के हैं, इसलिए उन्होंने अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन किया, और अब वे जानते हुए देखते हुए भी कई बार छोटे भाई को नज़रअंदाज कर दिया करते और उन्हें डांटते नहीं, बोलते नहीं और उन्हें खेलने दिया करते, केवल नज़र बनाए रखते उनके ऊपर। लेकिन बड़े भाई की इस अच्छाई का, इस आत्मसंतोष का, इस सहिष्णुता का गैर फायदा छोटा भाई उठाता है और उसकी खेलने कूदने की प्रक्रियाएं और उसका समय बढ़ जाता है। अब जो वे केवल मैदान पर खेला करते थे, अब उन्हें एक और चीज़ खेलने की लत लग जाती है, और वो है कनकौवे उड़ाने की। दोस्तों, कनकौवे अर्थात पतंग, पतंगबाजी का शौक छोटे भाई को लग जाता है, और वो गांव के बाज़ारों में जाकर पतंग लूटना, मांझा तानना जैसे काम वहाँ पर करने लगता है। एक बार होता ऐसा है कि बड़े भाई बाज़ार गए होते हैं और छोटा भाई वहाँ पर कनकौवे उड़ा रहा होता है, और एक पतंग कट जाती है जिसे पकड़ने के लिए छोटा भाई और उसके दोस्त बेतहाशा दौड़ रहे हैं। कहाँ? रास्ते पर गाड़ियाँ चल रही है, बाज़ार में लोग हैं, और अचानक से छोटे भाई की मुठभेड़ बड़े भाई से हो जाती है और बड़े भाई के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वे अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ के उसे आड़े हाथों लेते हैं। दोस्तों, आड़े हाथों लेना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है
बुरी तरह से डांटना या फटकारना। वे उसे आड़े हाथों लेते हैं और बुरी तरह से फटकारते हुए उन्हें कई तरह की बातें सुना देते हैं। वे कहते हैं कि तुम 8वें दर्जे में आ गए हो। 8वां दर्जा, दर्जे का अर्थ हमने पिछली कक्षा में देखा था, कक्षा। तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो, लेकिन उसका कोई रुतबा, कोई इज्जत तुम्हारी नज़रों में मुझे दिखाई नहीं देती है। वे कहते हैं कि तुम बाजार के लड़कों के साथ कनकौवे उड़ा रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम पढ़े लिखे अच्छे समाज के इंसान हो और बाजारी लड़कों के साथ इस तरह से तुम्हें व्यवहार करना शोभा नहीं देता। यहाँ पर बड़े भाई साहब एक बात और छोटे भाई से कहते हैं कि उन्होंने देखा है कई बार कि 8वीं कक्षा पास होने वाले बड़े बड़े मजिस्ट्रेट बन गए हैं, तहसीलदार बन जाते हैं, और तुम 8वीं कक्षा में आकर आज भी इन बच्चे बाजारी लड़कों के साथ खेल रहे हो। बड़े भाई साहब को इस चीज़ का पूरा एहसास है दोस्तों कि अब छोटे भाई और बड़े भाई की कक्षा में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। वो इस बात को यहाँ छोटे भाई के सामने दोहराते हैं और कहते हैं कि इस साल तो तुम्हारे और मेरे बीच केवल 1 वर्ष का अंतर रह गया है, और अगर शिक्षकों की अनुकंपा यूं ही बनी रही तो अगले साल हो सकता है कि तुम मेरे साथ की कक्षा में आ जाओ और उसके अगले साल मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मैं तुमसे उम्र में बड़ा था, बड़ा हूँ और बड़ा ही रहूँगा। मुझे जीवन का जो अनुभव तुमसे ज़्यादा है वो कभी भी कम नहीं होगा। अर्थात तुम्हें मन में ऐसा लगता होगा कि तुम मुझे 2 बातें सुना सकते हो, अब तुम मेरे दर्जे के करीब आ गए हो, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे बड़ा था, हूँ और रहूँगा। बार बार वो इस चीज़ को दोहराते हैं। वे उसे बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि जीवन में अनुभवों का कितना महत्व होता है। केवल किताबी ज्ञान रट लेने से, कक्षाओं में पास हो जाने से, अव्वल हो जाने से, आगे बढ़ जाने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। जीवन में वास्तविक अनुभव का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस बात को बार बार बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाने की कोशिश करते हैं। वे विभिन्न प्रकार के उन्हें उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण वो देते हैं अपने अम्मा और दादा का, अर्थात अपनी मम्मी और पापा का, कि अम्मा और दादा, माना कि तुम्हारे और मेरे जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं। छोटे भाई से वे कहते हैं कि माना तुम्हारे जैसे मेरे जैसे वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अम्मा दादा को जीवन का अनुभव तुमसे और मुझसे बहुत ज़्यादा है। तुम और मैं जहाँ बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह जाएंगे, ऐसी हज़ारों चीज़ों का अनुभव अम्मा और दादा को है। वे कहते हैं कि अम्मा और दादा तुम्हें और मुझे जो पैसे भेजते हैं रोज़ महीने के खर्च के लिए, वो हमारे 20 दिन में खर्चा हो जाते हैं। हम तो 1 महीने के खर्च का नियोजन तक ढंग से नहीं कर पाते हैं, और हमसे कम पैसों में अम्मा दादा की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने काट लिया है। एक और उदाहरण वे देते हैं अपने हेडमास्टर साहब का, कि हेडमास्टर साहब MA पास है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MA पास है, लेकिन जब तक घर का नियोजन वो देखते थे तो हमेशा पैसे कम पड़ते थे, उनकी पगार कम पड़ती थी, कर्ज रहता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अनपढ़ गंवार अपनी माँ को इन पैसों का नियोजन करने का कार्यभार सौंपा, वैसे ही घर में मानो लक्ष्मी की बरसात होने लगी, लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई। यहाँ फिर से वो जीवन के अनुभवों को ज़्यादा महत्व देते हैं कि जीवन में भले ही पढ़ाई लिखाई 1 दर्जा 2 दर्जा कम हो, थोड़ा ज्ञान कम हो, लेकिन अगर वास्तविक जीवन का अनुभव है तो वह सर्वोपरि है और सर्वश्रेष्ठ है। वे कहते हैं कि अगर इस समय मैं बीमार पड़ जाऊं, अर्थात बड़े भाई छोटे भाई से कहते हैं कि अगर बड़े भाई बीमार हो जाते हैं तो छोटे भाई क्या करेंगे, है ना? छोटे भाई क्या करेंगे? जल्दी से अम्मा दादा को बुलाने की कोशिश करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि उन्हें इस चीज़ का अनुभव ही नहीं है कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन उसकी जगह अगर बड़े भाई होंगे या फिर अम्मा दादा होंगे तो वो पहले खुद उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। अगर वे न कर पाएँ तो किसी डॉक्टर को, किसी वैद्य को बुलाएंगे और फिर उससे इलाज करवाने की कोशिश करेंगे, घबराएंगे नहीं। इस तरह से जीवन का अनुभव, वास्तविक ज्ञान, रोज़मर्रा के जीवन का ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी किताबी ज्ञान से। केवल विषयों को रट लेना, पास कर लेना ही वास्तविक जीवन नहीं होता है। और इसके बाद बड़े भाई साहब एक बहुत ही बड़ा रामबाण छोड़ते हैं और उनके शब्द काम कर जाते हैं। और बड़े भाई साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ बेटा कि तुझे आज मेरे शब्द जहर लग रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करूँ,
अम्मा दादा ने तेरी जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है और मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अगर तू कुराहा चलेगा, तू बेराह चला जाएगा तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तू मेरी जिम्मेदारी है। और उनका ये रामबाण काम कर जाता है और छोटा भाई फूट फूट कर रोने लगता है। आज इस पल उसे अपनी कमी का और बड़े भाई की महानता का एहसास होता है। और बड़े भाई जब उन्हें कहते हैं कि अगर इस पर भी तू नहीं माना तो मैं तुझे थप्पड़ भी लगा सकता हूँ, तो वे बड़े भाई से कहते हैं कि आपको मुझे थप्पड़ लगाने का पूरा अधिकार है, आप मुझसे बड़े हैं। और इस तरह से वो नतमस्तक हो जाता है अपने बड़े भाई के सामने। और बड़े भाई साहब कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या लगता है, मेरा मन कनकौवे उड़ाने को नहीं करता, मेरा मन खेलने को नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं बड़ा हूँ मेरे ऊपर तेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं बेराह चलूँगा, अगर मैं खेलकूद में समय बिताऊँगा तो मैं तुझे क्या शिक्षा दूँगा, मैं तुझे किस मुंह से मना करूँगा कि तू मत खेल। तेरी खातिर मैंने सारे खेल कूद सब कुछ बंद करके अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया है, अपना मन पढ़ाई में लगाया है। यहाँ हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि भले ही बड़े भाई साहब को हमने बड़ा नाम दिया है यहाँ पर कि वे बड़े हैं, लेकिन उम्र में तो वे भी बच्चे ही हैं। लेकिन घर की अपने छोटे भाई की जिम्मेदारियों के एहसास ने उन्हें बड़ा बना दिया है। और छोटे भाई के साथ साथ बड़े होने की जिम्मेदारी के एहसास ने बड़े भाई के भी बचपन को कहीं ना कहीं छीन लिया है। इस चीज़ का एहसास हमें यहाँ पर होता है। और अचानक से ऐसा होता है दोस्तों कि एक पतंग कट कर आती है और वो पतंग इनके बड़े भाई और छोटे भाई के बीच से गुजरती हैं। तो बड़े भाई साहब दौड़ के उस पतंग को पकड़ लेते हैं और बेतहाशा रोड पर दौड़ने लगते हैं और छोटा भाई भी खुशी खुशी उनके पीछे दौड़ता जाता है। यहाँ हमें एहसास होता है कि छोटा भाई और बड़ा भाई भले ही ये दोनों बड़े छोटे हैं, लेकिन है तो दोनों ही बच्चे ही। और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी इस करुण दृश्य के साथ और इस खुश भरे दृश्य के साथ इस पाठ का अंत करते हैं। और इस पाठ में जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं उन पर फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि सबसे पहली बात है, इस पाठ में जीवन के वास्तविक अनुभव को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और कितना भी हो जाए, कितनी भी बचपन जिम्मेदारियों का एहसास, जिम्मेदारियों का बोझ बच्चों पर हो, लेकिन उनका बचपन कहीं भी छूटने ना पाए, कहीं भी उन जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबने न पाए, इस बात की तरफ भी मुंशी प्रेमचंद जी हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसी के साथ इस पाठ का अंत होता है। धन्यवाद।